मैं डॉक्टर ए के शर्मा साकेत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग वेस्टर्न फिलॉसफी के ही अंतर्गत एक नए टॉपिक पर आपसे बात करेंगे। प्रैग्मेटिज्म एंड एजुकेशन अर्थात प्रयोजनवाद और शिक्षा। इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रयोजनवाद का अर्थ एवं परिभाषा, प्रयोजनवाद के मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं, प्रयोजनवाद और शिक्षा की बात करेंगे और शिक्षा से संबंधित जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसकी बात करेंगे। जैसे शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, शिक्षा का पाठ्यक्रम प्रयोजनवादियों ने किस तरह का निर्धारित किया है, शिक्षण विधियां, शिक्षक की अवधारणा, छात्र की अवधारणा, विद्यालय किस तरह का होना चाहिए और साथ में डिसिप्लिन अर्थात अनुशासन के बारे में भी बात हम लोग करेंगे। और अंत में प्रयोजनवाद का शिक्षा पर क्या प्रभाव रहा है, इस पर चर्चा आज हम लोग करेंगे। जब हम प्रयोजनवाद या प्रैग्मेटिज्म की बात करते हैं तो सबसे पहले इसके नाम से ही हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्रयोजनवाद क्या है। इंग्लिश वर्ड के प्रैग्मेटिज्म की बात हम बाद में करेंगे, फिलहाल हम बात करते हैं प्रयोजनवाद की। प्रयोजनवाद में प्रयोजन का अर्थ या आशय क्या होता है, आप सभी को इसका अर्थ पता होगा। जैसा कि प्रयोजन बेसिकली रूप से यूज किया जाता है कारण के लिए या उद्देश्य के लिए। उदाहरण के तौर पर जैसे कि जब कभी हम कहीं जाते हैं या किसी कार्य के लिए, वहाँ सामने वाला व्यक्ति हमसे पूछता है या हम यदि सेम टाइम वहाँ होते हैं तो हम पूछते हैं सामने वाले व्यक्ति से कि हाँ जी बताइए कि आपके आने का प्रयोजन क्या है, यानी आपके आने का कारण क्या है, आपके आने का उद्देश्य क्या है। यही मूलतः या बेसिकली जो कारण और उद्देश्यों पर आधारित विचारधारा है, यही कहलाती है प्रयोजनवाद। यानी कोई भी चीज है या कोई भी कार्य है तो निश्चित रूप से उसका कोई न कोई कारण या प्रयोजन, निश्चित रूप से उद्देश्य अवश्य होता है, तभी वह कार्य किया जाता है। प्रैग्मेटिज्म या प्रयोजनवाद मूलतः अमेरिकन जीवन शैली, अमेरिकन लाइफस्टाइल से निकली हुई एक विचारधारा है। यह एक अमेरिकन फिलॉसफी है। अभी तक जितने भी प्रयोजनवादी विचारक हुए हैं उन सभी का जो मुख्य फोकस था वह एक मानव जीवन के वास्तविक पक्ष को लेकर था। वास्तविक पक्ष का मतलब क्या है? वास्तविक पक्ष का आशय यह है कि इसके चारों तरफ का अर्थात उसका जो भी भौतिक या लौकिक जीवन है, जहाँ पर वह रहकर अपने जीवन को खुशहाल बना सकता है, अपने जीवन को सुख समृद्धिपूर्ण बना सकता है, इस तरह से हम जिसे मोटे मोटे तौर पर समझ सकते हैं, इसको आगे और डिस्कस करेंगे। प्रयोजनवाद में जो भी प्रयोजनवादी हुए हैं उनका यह मानना है कि यहाँ पर जितने भी निश्चित सिद्धांत या पूर्व निर्धारित तथ्य या सत्य हैं, इन सब में उनका कोई भी विश्वास नहीं है, क्योंकि जो भी निर्धारित सत्य या पूर्व निर्धारित तथ्य या सिद्धांत नियम होते हैं ये समय के अनुसार बदलते रहते हैं। इनका यह मानना है, किनका? प्रयोजनवादियों का, कि ये सभी के सभी परिवर्तनशील हैं। इसलिए इनका विचार है कि एक मनुष्य को सदैव अपने जीवन में प्रयोग करते रहना चाहिए। क्योंकि यहाँ इन्होंने प्रयोग पर विशेष रूप से बल दिया है, इसलिए यहाँ से इस विचारधारा को एक नया नाम मिलता है जिसे प्रयोगवाद के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जो प्रयोजनवाद है उसे प्रयोगवाद भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितने भी प्रयोजनवादी हुए हैं उनका यह कहना था कि जितने भी पूर्व निर्धारित सत्य या तथ्य हैं
या जो भी निश्चित सिद्धांत हैं या जो शाश्वत सिद्धांत या नियम चले आ रहे हैं वो सच या सत्य नहीं हैं। समय, देश, काल और परिस्थिति के अनुसार ये सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। तो उन चीज़ों के बदलते बदलते होना क्या चाहिए? एक मनुष्य को, एक मानव को हमेशा पूरे जीवन अपने प्रयोग करते रहना चाहिए, जिससे उसको नए नए तरीकों और नए नए सत्यों की जानकारी होती रहे अपने प्रयोगों के आधार पर, और उसी में उनको विश्वास करना चाहिए। उसके अलावा सुनी सुनाई बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करना चाहिए। जो यह बेसिकली है आपका प्रयोजनवाद, जहाँ पर प्रयोगों के आधार पर एक विचारधारा विकसित हुई है। प्रयोजनवादियों को ईश्वर, परमात्मा, आत्मा, धर्म, अध्यात्म, माया, मोक्ष, इन सब में कोई भी विश्वास नहीं है। तो इनका विश्वास किस में है? इनका विश्वास है मन में। मन में मतलब अर्थात माइंड में, मस्तिष्क में। यदि परमात्मा कुछ भी है तो वह है सिर्फ माइंड, मन, क्योंकि इसी के जरिए हमारी सारी की सारी गतिविधियाँ चलती हैं। जो एक्टिविटीज है हमारी, वो सारी की सारी गतिविधियाँ इसी माइंड के आधार पर ही संचालित होती हैं। इन्होंने जो कुछ भी माना है वह एक मनुष्य के मन को माना है कि ईश्वर, आत्मा, परमात्मा जो कुछ भी है वह सिर्फ और सिर्फ मन है। प्रयोजनवादी जब ज्ञान को लेकर बात करते हैं, नॉलेज को लेकर बात करते हैं, अर्थात ज्ञान का जो कॉन्सेप्ट इन्होंने रखा है, ज्ञान की जो अवधारणा की बात करते हैं, तो प्रयोजनवादी यह मानते हैं कि ज्ञान साध्य न होकर एक साधन है, एक कुशल मानव जीवन के लिए। इन्होंने ज्ञान को एक साधन माना बजाय एक साधन के रूप में, साध्य के बजाय। साध्य और साधन में क्या अंतर होता है? साध्य वही है जो हमारा लक्ष्य है, और साधन वह है जिसके माध्यम से हम लक्ष्य तक पहुँचते हैं। जब ज्ञान साध्य नहीं है तो इनके लिए ज्ञान क्या है? ज्ञान एक साधन है जो एक मानव जीवन को खुशहाल और सुख समृद्धिपूर्ण बनाने का कार्य करता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके शाब्दिक अर्थ पर, यानी प्रैग्मेटिज्म के शाब्दिक अर्थ पर। अंग्रेजी भाषा के प्रैग्मेटिज्म शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के प्रैग्मा शब्द से हुई है। प्रैग्मा का अर्थ किया गया कार्य, ए थिंग डन, व्यवसाय, बिजनेस या प्रभावपूर्ण कार्य, इफेक्टिव एक्शन। तो कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार प्रैग्मेटिज्म शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के प्रैग्मेटिकोस से हुई है। किससे हुई है? प्रैग्मेटिकोस से हुई है, जिसका अर्थ है व्यवहारिक, प्रयोग या क्रिया। इस प्रकार प्रैग्मेटिज्म शब्द का अर्थ व्यवहारिकता से है। इस प्रकार प्रयोजनवाद वह विचारधारा है जो उन्हीं कार्य अथवा सिद्धांतों को सत्य मानती है जो किसी देश, काल और परिस्थिति में व्यवहारिक अथवा उपयोगी हों। प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद, फलवाद, अर्थक्रियावाद, उपयोगितावाद, करणवाद, पुनर्रचनावाद, अनुभववाद और व्यवहारवाद भी कहा जाता है। कभी कभी परीक्षाओं में आपके सामने प्रश्न पत्र में लिख कर आ जाएगा करणवाद की क्या विशेषता है, इसके बारे में लिखिए। फलवाद या प्रयोगवाद, कोई जरूरी नहीं कि प्रयोजनवाद ही लिख कर आए, या उपयोगितावाद, तो कहीं भी संशय न रहे, भ्रम की स्थिति न पैदा हो, इसलिए इसके कई नाम हैं, इसको भी आप लोग जानते रहें। तो प्रयोजनवाद और उपयोगितावाद पर बल देने से इसे प्रयोजनवाद कहा जाता है। इसे प्रयोगवाद इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह प्रयोग को ही सत्य की एकमात्र कसौटी मानता है, क्योंकि इसमें किसी कार्य का जो मूल्य है उसके फल या परिणाम के आधार पर आंका जाता है, इसलिए इसे
फलवाद कहा जाता है। व्यक्ति का व्यवहार अनुभव के द्वारा होने से इसे अनुभववाद या व्यवहारवाद कहा जा सकता है। इस प्रकार प्रयोजनवादी कोरी सैद्धांतिक विचारधारा न होकर व्यवहारिक विचारधारा है। यह जीवन के व्यवहारिक क्रियाओं से उत्पन्न होती है, अर्थात यह दर्शन मनुष्य के व्यवहारिक पक्ष पर ही विचार करता है और समस्त सृष्टि को क्रियाओं का परिणाम मानता है। यद्यपि प्रयोजनवाद आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण दार्शनिक विचारधारा है, परंतु इसकी जड़ें हमारे अतीत में छिपी हुई हैं। इस विचारधारा का प्रथम दर्शन अगर हम देखते हैं तो हमें ग्रीक फिलॉसफर हेराक्लिटस के विचारों में मिलता है, जिनका समय 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। इन्होंने क्या बताया था हेराक्लिटस ने? इन्होंने बताया कि इस संसार को परिवर्तनशील माना और कहा कि सभी वास्तविक चीज़ें परिवर्तनशील है, इसलिए शाश्वत सत्य है। शाश्वत सत्य कुछ भी नहीं हो सकता। जब सारी चीज़ें परिवर्तनशील है, इसलिए इन्होंने शाश्वत सत्य कुछ नहीं हो सकता, इस तरह का विचार इन्होंने दिया। इसके बाद ईसा पूर्व 4वीं और 5वीं शताब्दी में सोफिस्टों की विचारधारा में भी प्रयोजनवाद के दर्शन होते हैं। जो सोफिस्ट विचारक थे, मनुष्यों को समस्त वस्तुओं का मापदंड मानते थे और यह मानते थे कि पहले से किसी का अस्तित्व नहीं होता, बल्कि मनुष्य ही संपूर्ण सत्यों का निर्माण करता है। इसके बाद 16वीं शताब्दी में फ्रांसिस बेकन और 18वीं शताब्दी में ऑगस्ट काम्टे ने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया। और जब हम आधुनिक समय की बात करते हैं, यानी मॉडर्न एरा की बात करते हैं, तब 19वीं शताब्दी में अमेरिका के चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ने प्रयोजनवाद में आधुनिक दर्शन के रूप को इन्होंने जन्म दिया। पियर्स के कार्य को या विचारधारा को विलियम जेम्स ने आगे बढ़ाया। पियर्स का मानना क्या था? जो चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ने जो उनका विचार था इस दर्शन के प्रयोजनवाद के संदर्भ में, उनका विचार था, मानना था कि सत्य वही है जो प्रयोग की कसौटी पर सत्य उतरता है। दूसरी ओर विलियम जेम्स ने अनुभव पर अधिक बल देने की आवश्यकता महसूस की थी। आपको बताएं, विलियम जेम्स ने अपने एक पुस्तक, इनकी एक बुक है जो द वैरायटी ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस में इन्होंने धार्मिक अनुभव की विविधता में, इसमें इन्होंने मूल रूप से क्या बताया है? इसमें इन्होंने इस पुस्तक में यह बताया है कि यह जो दर्शन है, अर्थात जो प्रयोजनवाद है, इसको बेसिकली बहुतत्ववादी बताया है इन्होंने। कौन? विलियम जेम्स ने। यहाँ पर इनका मानना था कि चूंकि बहुत ज़्यादा मनुष्य हैं, ऐसी स्थिति में प्रत्येक मनुष्य का अपना एक दर्शन हो सकता है। तो उसी तरह से बहुत सारे उनके दर्शन होंगे, बहुत सारे उनके विश्वास होंगे, बहुत सारे उनके ईश्वर भी हो सकते हैं, अर्थात उनके भगवान भी हो सकते हैं। इसी के आधार पर विलियम जेम्स ने प्रयोजनवाद को बहुतत्ववादी दर्शन बताया है। विलियम जेम्स के बाद अमेरिका के ही एक विचारक जॉन डीवी ने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया। जॉन डीवी ने व्यक्ति की इच्छा शक्ति को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में स्वीकार किया और शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक पक्ष को प्रधानता प्रदान की। डीवी के बाद अमेरिका में ही इनके शिष्य किलपैट्रिक, अमेरिका के ही थे किलपैट्रिक, जो जॉन डीवी के शिष्य थे। इन्होंने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया तथा इसी क्रम में इंग्लैंड के डॉक्टर सिलर महोदय ने इस विचारधारा का प्रयोग और प्रचार किया। इस विचारधारा का सबसे अधिक प्रयोग किस व्यक्ति के द्वारा किया गया? किस दार्शनिक के द्वारा? किस चिंतक के द्वारा? वो जॉन डीवी थे। जॉन डीवी ने इस विचारधारा का सबसे अधिक प्रयोग किया। इसीलिए जॉन डीवी को प्रयोजनवाद के सबसे प्रबल समर्थक के रूप में जाना जाता है। आइए हम लोग प्रयोजनवाद की
परिभाषा देखें, प्रयोजनवाद के अर्थ को हम लोगों ने समझा, एक दो परिभाषा देखते हैं। तो जो प्रयोजनवाद के संदर्भ में विलियम जेम्स ने क्या परिभाषा दी है, क्या बताया है प्रयोजनवाद के संदर्भ में, प्रयोजनवाद के बारे में। विलियम जेम्स के अकॉर्डिंग प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव और दृष्टिकोण है। यह सत्य और विचारों की प्रकृति का भी सिद्धांत है। अंतिम रूप से यह वास्तविकता का भी सिद्धांत है। एक परिभाषा हम लोग और देख लेते हैं, वह है जेम्स बी प्रेट के अनुसार उनका क्या मानना था। प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत और वास्तविकता का सिद्धांत देता है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि प्रयोजनवाद के मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म, जैसे इन्होंने बताया, पहला सिद्धांत दिया सत्य की परिवर्तनशीलता। प्रयोजनवादियों के अनुसार सत्य जो है परिवर्तनशील है। यह देश, काल तथा परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। यदि सत्य को सदैव के लिए निश्चित और अपरिवर्तनशील मान लिया जाए तो मानव समाज अपना विकास नहीं कर पाएगा तथा संसार की जो गति है वो रुक जाएगी। एक राष्ट्र या समाज में जो तथ्य सत्य है वो जरूरी नहीं कि दूसरे राष्ट्र या समाज में भी वही वो सत्य हो, या दूसरा राष्ट्र या समाज उस सत्य को स्वीकार करेगा, यह जरूरी नहीं है। इसके साथ साथ वर्तमान काल में, आधुनिक काल में, वर्तमान समय में जो सत्य है वह भूतकाल में भी सत्य था अथवा भविष्य में भी सत्य बना रहेगा, यह कहना या इस तरह की बात करना कदापि संभव नहीं होगा। अब दूसरे सिद्धांत को देखते हैं। प्रयोजनवादियों ने बहुतत्ववाद का समर्थन किया। प्रयोजनवादी दार्शनिकों के अनुसार इस संसार की रचना अनेक तत्वों से मिलकर हुई है। यह तत्व सदैव क्रियाशील रहते हैं, गतिशील रहते हैं। इसी कारण से इस संसार की प्रत्येक वस्तु सदैव निर्माण की अवस्था में बनी रहती है। प्रयोजनवाद किसी एक आधारभूत तत्व के अस्तित्व को स्वीकार न करके, जैसे एकत्ववाद है, या किसी एक आधारभूत तत्व के अस्तित्व को, जैसे द्वैतवाद है, इसके स्थान पर किसका समर्थन करते हैं? बहुतत्ववाद का समर्थन प्रयोजनवादी करते हैं। तो इस तरह से हमने इनके दूसरे प्रिंसिपल्स को देखा। अब आइए हम लोग तीसरे सिद्धांत को देखते हैं। मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। प्रयोजनवादियों के अनुसार मनुष्य की जो पहली विशेषता यह है कि वह मनोशारीरिक प्राणी है, जिसके पास क्रिया करने और विचार करने की शक्ति है। मनुष्य किसी भी समस्या को समझने, उसके हल करने के उपायों को सोचने और उसके अनुसार कार्य करने की शक्ति रखता है। सामाजिकता उसकी दूसरी बड़ी विशेषता है। उसकी तीसरी विशेषता यह है कि वह किसी भी बात को अपने अनुभव की कसौटी पर कसे बिना सत्य नहीं मानता, तभी तो नित्य नई नई खोजें होती रहती हैं। तो मानव की जो यह विशेषता है, मानव की यह विशेषता ही उसे संसार का सर्वश्रेष्ठ बनाने का कारण है। अब आइए हम लोग प्रयोजनवाद के नेक्स्ट सिद्धांत को देखते हैं। उपयोगिता के सिद्धांत पर इन्होंने बल दिया। प्रयोजनवादी जितने भी दार्शनिक थे केवल उन्हीं तथ्यों और वस्तुओं को सत्य मानते हैं जो व्यक्ति के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण होती है। उनके अनुसार जो वस्तुएं व्यक्ति के लिए आवश्यक तथा उपयोगी नहीं हैं वे निरर्थक हैं। इनका अगला जो सिद्धांत है वह है आध्यात्मिक तत्वों की उपेक्षा। प्रयोजनवादी विचारक आत्मा, परमात्मा, धर्म जैसे आध्यात्मिक तत्वों की उपेक्षा करता है। इनके अनुसार मनुष्य के व्यवहारिक जीवन में इन तत्वों की कोई उपयोगिता नहीं है, इसलिए प्रयोजनवादी इन्हें स्वीकार नहीं करते हैं। अगला जो इनका सिद्धांत है, विचारों की अपेक्षा किसको महत्व देते हैं? विचारों की अपेक्षा
क्रिया की प्रधानता को ये स्वीकार करते हैं। प्रयोजनवादी प्रयोजनवाद रूढ़ियों, बंधनों, परंपराओं और अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करता। इनके अनुसार विचार सदैव क्रिया से ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए विचारधारा विचारों की अपेक्षा क्रिया को अधिक महत्व देता है, क्योंकि पहले क्रिया होती है फिर विचार पैदा होते हैं। विचार यदि क्रिया की कसौटी पर गलत निकलते हैं तो वे वास्तविक नहीं हैं। इनके अनुसार जितने भी प्रयोजनवादी हुए हैं उनका मानना है क्रिया करने पर ही मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसलिए ज्ञान क्रिया की अपेक्षा गौण है। अगले सिद्धांत पर चर्चा करते हैं। सामाजिक जीवन पर विशेष रूप से बल देते हैं। प्रयोजनवाद सामाजिक जीवन को अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान देता है। इनके अनुसार एक मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, जिसका विकास समाज में ही रहकर भली भांति हो सकता है। समाज से बाहर मानव का कोई अस्तित्व नहीं है। शिक्षा का मुख्य लक्ष्य भी जो इसका लक्ष्य है वो है भी कि सामाजिक भावना को पैदा करना इसका मूल लक्ष्य होना भी चाहिए। इस प्रकार प्रयोजनवादी शिक्षा में सामाजिक क्षमता मतलब सोशल इफिशियंसी पर विशेष बल देते हैं। अब आइए इनके अगले सिद्धांत को देखें। सामाजिक कुशलता के विकास पर जोर। प्रयोजनवादी दार्शनिक मनुष्यों में सामाजिक कुशलता का विकास करने के पक्ष में थे, विकास करने पर विशेष बल देते थे। निस्संदेह सामाजिक कुशलता का विकास ही मनुष्य के जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि सामाजिक कुशलता के विकास से ही मनुष्य अपना जीवन सुखपूर्वक ढंग से जी सकता है। इसलिए प्रयोजनवादी विचारक सामाजिक कुशलता के विकास पर पर्याप्त जोर देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट प्रैग्मेटिज्म एंड एजुकेशन अर्थात प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा। प्रयोजनवादियों के अनुसार शिक्षा मनुष्य के विकास की प्रक्रिया है जो सामाजिक पर्यावरण में चलती है। इसके द्वारा समाज की संस्कृति का संरक्षण, संवहन और विकास किया जाता है। मनुष्य में वे सब क्षमताएं उत्पन्न की जाती हैं जिनसे कि वह अपने प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण में समायोजन करता है और अपने अनुभवों के द्वारा सामाजिक पर्यावरण में समायोजन करने के साथ साथ वह अपने अनुभवों के द्वारा उनमें परिवर्तन भी करता है। जॉन डीवी ने प्रयोजनवाद और के अनुसार शिक्षा की परिभाषा जो दिया है कि शिक्षा व्यक्ति की उन सब योग्यताओं का विकास है जो उसमें अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने तथा अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य प्रदान करे। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जॉन डीवी के अकॉर्डिंग। अब देखिए हम लोग इसके जो हमने बताया कि इसके तमाम कंपोनेंट्स हैं एजुकेशन के, शिक्षा के कई कंपोनेंट्स हैं, जैसे शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए, पाठ्यक्रम की क्या स्थिति, शिक्षण विधियाँ, शिक्षक की अवधारणा, छात्र की अवधारणा, विद्यालय अनुशासन, एक एक हम पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं। शिक्षा के उद्देश्यों पर सबसे पहले चर्चा करते हैं। प्रयोजनवादी शिक्षा के किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य को नहीं मानते, बल्कि इनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक के अनुभवों के आधार पर निश्चित होना चाहिए। प्रयोजनवादियों का मानना है, इनका कहना है कि मनुष्य का भौतिक और सामाजिक वातावरण परिवर्तित होता रहता है और इस परिवर्तित वातावरण में बालक नए नए अनुभवों को प्राप्त करता है तथा नए आदर्शों का निर्माण करता है। प्रयोजनवादी बालक को ऐसा वातावरण प्रदान करना चाहते हैं जिसमें बालक स्वयं ही अपने लिए उत्तम मूल्यों और आदर्शों की रचना करने में समर्थ हो सके। प्रयोजनवादी बालक पर किसी प्रकार का दबाव डालना नहीं चाहते। वे बाहरी प्रभुत्व अथवा प्रतिमानों जो मॉडल्स हैं उनको लादने का भी विरोधी है।
वे बालक के लिए ऐसा वातावरण और परिस्थिति पैदा करना चाहते हैं जिससे वह अपने मस्तिष्क को क्रियाशील और गतिशील बना सके, डायनेमिक बना सके, क्योंकि तभी वह नवीन मूल्यों, आदर्शों और मान्यताओं के सृजन में सफलता प्राप्त कर सकता है। डीबी सामाजिक कुशलता मतलब सोशल इफिशिएंसी को शिक्षा का उद्देश्य मानते हैं। सामाजिक कुशलता से क्या तात्पर्य है, क्या आशय है? सामाजिक कुशलता से तात्पर्य यह है कि बालक की शक्तियों और क्षमताओं को इस प्रकार विकसित करना कि वह सामाजिक रूप से कुशल और सजग हो जाए, वह समाज के सभी कार्यों में भाग ले सके तथा अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह कर सके। कुछ प्रयोजनवादियों ने शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को लोकतंत्र का उपयोगी सदस्य बनाना बताया है। प्रयोजनवादियों के अनुसार, अब आइए देखते हैं पाठ्यक्रम के बारे में कि प्रयोजनवादियों के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, अर्थात करिकुलम कैसा हो। प्रयोजनवादी विचारक अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम के पक्षधर हैं। वे बालक की रुचियों और आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण पर बल देते हैं। ये पाठ्यक्रम को कुछ विशेष विषयों तक सीमित नहीं करना चाहते, बल्कि पाठ्यक्रम डिमांड एवं एटमॉस्फेयर के अनुरूप परिवर्तित होते रहना चाहिए। मतलब जैसी मांग हो उस तरह और जैसा परिवेश हो उसके आधार पर पाठ्यक्रम को परिवर्तन करने की तरफ भी इन्होंने सुझाव दिया कि परिवर्तित करते रहना चाहिए। प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम को प्रस्तुत न करके बल्कि उसके निर्माण के सिद्धांतों पर अपने विचार दिए हैं जो अत्यंत उपयोगी और मूल्यवान है। जैसे उपयोगिता का सिद्धांत, प्रयोजनवादी विचारक बालकों को ऐसे विषयों का ज्ञान देना चाहते हैं जो उसके भावी जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके तथा उन्हें भावी जीवन के लिए तैयार कर सके। इसके लिए उन्हें किसी न किसी व्यवसाय का प्रशिक्षण अवश्य दिया जाना चाहिए जिससे वे जीविकोपार्जन के लिए तैयार हो सके। इसके बाद पाठ्यक्रम निर्माण के संदर्भ में इन्होंने रुचि का सिद्धांत भी बताया। प्रयोजनवादियों के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण बालक की रुचि के अनुसार होना चाहिए। डीबी ने बालक के 4 स्वाभाविक रुचियों जैसे वार्तालाप मतलब बातचीत करने का जो तरीका है उसकी रुचि, वार्तालाप की रुचि अर्थात बातचीत करने की रुचि, और रचनात्मक रुचि, कलात्मक रुचि, अन्वेषण तथा परीक्षण करने की रुचि अथवा खोज में रुचि, इस तरह से इन्होंने बताया कि इन्हीं चारों क्रियाओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम के संदर्भ में ही इन्होंने बताया कि क्रिया तथा अनुभव का सिद्धांत, कि पाठ्यक्रम में पाठ विषयों के अतिरिक्त उन सभी सामाजिक और उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं को सम्मिलित करना चाहिए जिनसे बालकों में नैतिक गुणों का विकास हो, उनमें स्वानुशासन की भावना पैदा हो और उन्हें नवीन अनुभव प्राप्त हो। एकीकरण का सिद्धांत बताया। पाठ्यक्रम के निर्माण में एकीकरण का सिद्धांत भी प्रयोग में लाना चाहिए। एकीकरण के सिद्धांत को भी ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए। प्रयोजनवादी विचारक ज्ञान को एक एकीकृत इकाई मानते हैं, इसलिए उनका विचार है कि बालकों को जो भी ज्ञान प्रदान किया जाए उसमें एकीकरण अवश्य होना चाहिए। विभिन्न विषयों की शिक्षा अलग अलग रूप में नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि सभी विषयों को एक दूसरे से संबंधित करते हुए पढ़ाना चाहिए। पाठ्यक्रम में जो विषय सम्मिलित किए जाएं उन सब में आपस में कोरिलेट हो, संबंध होना चाहिए। प्रयोजनवाद ने अब देखिए शिक्षण विधियों के संदर्भ में इन्होंने क्या सजेशन दिया, क्या बताया है। प्रयोजनवादियों ने प्राचीन और परंपरागत शिक्षण विधियों का विरोध किया है। इसका विरोध करते हुए नवीन शिक्षण विधियों का प्रतिपादन किया है। जैसे उद्देश्यपूर्ण सिद्धांत पर आधारित शिक्षा होनी चाहिए। इसमें क्या बताया इन्होंने कि इसमें अधिगम की जो प्रक्रिया है वह उद्देश्य परक होनी चाहिए। बालकों को दिए जाने वाले ज्ञान का कोई न कोई उद्देश्य या लक्ष्य अवश्य होना चाहिए, अर्थात बालकों को
उनकी भावी आवश्यकताओं, रुचियों, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग बालकों को शिक्षा दी जानी चाहिए। उनकी क्षमताओं को ध्यान में रखकर, परिस्थितियों के साथ साथ क्षमताओं को भी के अनुसार शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। एकीकरण सिद्धांत द्वारा शिक्षा, प्रयोजनवादियों के द्वारा प्रयोजनवादी ज्ञान या विषय को अलग अलग भागों में विभाजित न करके, बल्कि जो भी विषय पढ़ाए जाएं उनकी विषय वस्तु में एक दूसरे से एकीकरण या सहसंबंध स्थापित करके पढ़ाया जाए। इस तरह से इन्होंने एकीकरण सिद्धांत के द्वारा शिक्षा की बात कही। करके सीखने पर विशेष रूप से बल दिया, लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग के अंतर्गत जो भी शिक्षा है वह रटी रटाई ज्ञान पर आधारित न होकर, बल्कि बालक को जो भी सिखाया जाए वह स्वयं करके सीखे, वह स्वयं के प्रयास से सीखे, यानी प्रयोगों के द्वारा उसको सिखाया जाए। इसके बाद इन्होंने बताया कि बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर प्रयोजनवादियों ने विशेष रूप से बल दिया है। प्रयोजनवादियों के अनुसार शिक्षण विधि को बाल केंद्रित होना चाहिए। शिक्षण बालक की रुचि, आवश्यकता और क्षमता और उसके लक्ष्य के अनुरूप होना चाहिए, जिससे बालक प्रेरित होकर सरलता से ज्ञानार्जन कर सके। योजना विधि का भी इन्होंने प्रतिपादन किया। योजना विधि मतलब प्रोजेक्ट मेथड। इस विधि के प्रवर्तक कौन थे? योजना विधि के इस विधि के प्रवर्तक जॉन डीबी के ही शिष्य हैं किलपैट्रिक। इस विधि के प्रतिपादक किलपैट्रिक महोदय हैं। इस विधि में छात्र, इसमें योजना विधि में क्या कराया जाता है, किस तरह से होता है योजना विधि, इसमें छात्र स्वयं योजना बनाता है और उसके अनुरूप वह अधिगम करता है, लर्निंग करता है। इस विधि में शिक्षक छात्रों के समक्ष कोई ऐसी समस्या या कार्य प्रस्तुत करता है जिसे छात्र प्रयोग और रचनात्मक कार्य करके स्वयं हल करने का प्रयास करता है। आवश्यकता पड़ने पर ही शिक्षक का सहयोग लिया जाता है और अंत में छात्र अपने अनुभव द्वारा समस्या का समाधान करने में समर्थ हो जाता है। जैसे उदाहरण, जैसे आप लोगों को बीएड क्लास में, बीएड में आपके टीचर आपको असाइनमेंट्स देते हैं, तो असाइनमेंट कंप्लीट करने होते हैं आपको, लेकिन उसके बारे में टीचर एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन ज़रूर देते हैं कि किस तरीके से करना है, क्या क्या चीज़ें उसमें ज़रूरत पड़ सकती हैं आपको, इस तरीके से आपको इसे करना है। बेसिकली यहाँ पर योजना पद्धति के माध्यम से भी शिक्षा देने का एक टीचिंग मेथड था, जो आप लोगों ने देखा कि योजना विधि के द्वारा पढ़ने पढ़ाने की बात, शिक्षण की बात प्रयोजनवादी करते हैं। अब आइए हम लोग शिक्षक के बारे में सोचें। शिक्षक की क्या अवधारणा थी, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचर, इन्होंने क्या बताया है प्रयोजनवादियों ने। प्रयोजनवादी बच्चों को सूचनाएं देने के पक्ष में नहीं हैं और वे चाहते हैं कि बच्चे स्वयं ज्ञान की खोज करें और ज्ञान की इस खोज करने में शिक्षक सक्रिय निरीक्षक और पथ प्रदर्शक या परामर्शदाता का कार्य करे। केवल गाइड के रूप में ही शिक्षक यहाँ पर उपस्थित रहे। शिक्षक का कर्तव्य है कि वे अपने छात्रों को समस्याओं के प्रति, अपने बच्चों को समस्याओं के प्रति संवेदनशील और उनके हल ढूंढने के लिए क्रियाशील बनाए, जिससे वे अपने जीवन में किसी भी क्षण किसी भी समस्या को हल कर सकें। इस तरह से शिक्षक के संदर्भ में प्रयोजनवादियों ने अपना सुझाव दिया, उन्होंने बताया। अब आइए देखते हैं छात्र के संदर्भ में छात्र की अवधारणा प्रयोजनवादियों के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट शिक्षार्थी के बारे में। प्रयोजनवाद के अनुसार बालक शिक्षा का केंद्र है। बालक की प्रवृत्तियों, आवश्यकताओं, रुचियों के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधियों का निर्माण किया जाना चाहिए। प्रयोजनवादियों के अनुसार बालक को अपनी क्रियाओं और अनुभवों के आधार पर अपने सामाजिक जीवन के सिद्धांतों, मूल्यों और आदर्शों का
निर्माण करना चाहिए। इसके लिए शिक्षक को उचित वातावरण का निर्माण करना चाहिए। अब आइए हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि स्कूल कैसा होना चाहिए। विद्यालय के बारे में प्रयोजनवादियों ने क्या बताया है। प्रयोजनवादी विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं। एक लघु रूप के रूप में इन्होंने विद्यालय को बताया है। डीबी के अनुसार विद्यालय सामाजिक अनुभवों की प्रयोगशाला है, जहाँ पर हम आपस में रहना सीखते हैं। उनके अनुसार विद्यालय एक ऐसी संस्था है जहाँ पर बालक को सामाजिक अनुभवों को प्राप्त करने का अवसर मिलता है। विद्यालय को समाज का वास्तविक प्रतिनिधि होना चाहिए। विद्यालय में इस प्रकार के सामाजिक वातावरण का निर्माण करने पर प्रयोजनवादी जोर देते हैं, जिससे बालक अपने सामाजिक कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए अच्छी तरह से तैयार हो सके। अब आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, अनुशासन, डिसिप्लिन के बारे में। प्रयोजनवादी सामाजिक अनुशासन पर बल देते हैं। ये शिक्षण संस्थाओं में वह अनुशासन स्थापित करने के तथा छात्रों को किसी भी प्रकार का शारीरिक दंड देने के कट्टर विरोधी थे। उनके अनुसार विद्यालय की स्वतंत्र, स्वोद्देश्य और सामूहिक क्रियाओं के द्वारा सामाजिक अनुशासन स्थापित किया जा सकता है। इन क्रियाओं में जो एक्टिविटीज विद्यालयों में जो सामूहिक ग्रुप एक्टिविटीज कराई जाती है, इन क्रियाओं में भाग लेने से छात्रों में स्नेह, सहयोग, स्वावलंबन, आत्मनिर्णय और आत्मनियंत्रण के भाव जागृत होते हैं और उनमें अच्छी आदतें विकसित होती हैं, उनमें अच्छी आदतें पैदा होती हैं, जिससे उनमें स्वानुशासन अर्थात सेल्फ डिसिप्लिन विकसित होता है। प्रयोजनवादियों का विश्वास है कि यदि बालकों के लिए उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों, रुचियों और आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाए तो अनुशासन की समस्या ही पैदा नहीं होगी। अब आइए हम लोग देखते हैं कि प्रयोजनवाद या व्यवहारिकतावाद का शिक्षा पर क्या प्रभाव दिखाई पड़ रहा है, क्या दिखाई पड़ता है, किस तरह के दिखाई पड़ता है, इसके बारे में हम देखते हैं। प्रयोजनवाद ने केवल अमेरिका की ही सभ्यता, संस्कृति और शिक्षा को प्रभावित नहीं किया है, बल्कि आज संपूर्ण विश्व की शिक्षा व्यवस्था को प्रयोजनवाद की विशेषताओं के कारण आत्मसात करने के लिए आज संपूर्ण विश्व जो है क्या कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था प्रयोजनवाद की विशेषताओं के कारण ही आत्मसात करने के लिए प्रयासरत है। भारत में व्यवहारिकतावाद या प्रयोजनवाद अभी शुरुआती दौर में है। कक्षागत परिस्थितियों में छात्रों को सक्रिय बनाने और अत्यधिक बोलने का अवसर देने पर अत्यधिक बल दिया जा रहा है। उनकी रुचियों, किसकी रुचियों, छात्रों की रुचियों, आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा का नियोजन करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। क्रियाविधि शिक्षा की एक प्रमुख विधि बनाई जाए, किसकी, शिक्षा और शिक्षण की एक प्रमुख विधि बनाने की बात की जा रही है। इस पर भारत में जितने भी आयोग, शिक्षा आयोग गठित हुए हैं, तो जितने भी आयोग बनाए गए, जो भी कमेटियां बनाई गई हैं, जो समितियां बनाई गई, उन समितियों और आयोगों ने बल दिया है, विशेष रूप से यह सुझाव दिया है और इसे धीरे धीरे अपनाया भी जा रहा है। व्यावसायिक शिक्षा और विज्ञान की शिक्षा को दिनों दिन प्रोत्साहन दिया जा रहा है। रटंत विधि, जो रटने की जो पद्धति है वह मृत प्राय होती जा रही है। योजना विधि का वैज्ञानिक विषयों में प्रयोग बढ़ता जा रहा है। ये सब प्रयोजनवाद का शिक्षा पर पड़ रहे प्रभाव का प्रतिफल है। आज शिक्षा में सामाजिकता की प्रवृत्ति बढ़ रही है। विविध विषयों में तालमेल स्थापित करने एवं एकीकरण विधि से पढ़ाने पर कार्य किया जा रहा है। शिक्षा का अद्यतन नवाचारों, जो इनोवेशन है, एवं तकनीकी से
समय सापेक्ष बनती जा रही है, समाज का दिनों दिन कायाकल्प होता जा रहा है। ये सभी बातें प्रयोजनवाद का शिक्षा पर पड़ रहे प्रभाव को इंगित करती है। निस्संदेह अगर हम कहें कि प्रयोजनवाद वर्तमान समय का सबसे सशक्त शिक्षा दर्शन और जीवन दर्शन है। इसे अपनाने की आवश्यकता आज भारत को भी है। अपने पाठ्यक्रम में, अपने शिक्षण विधियों में प्रयोजनवादियों के द्वारा बताए गए बातों को लागू किया जा सकता है और किया भी जा रहा है। और इस तरह से हम लोगों ने आज प्रयोजनवाद की परिभाषा, अर्थ, उसके सिद्धांत, उद्देश्य, शिक्षण विधियाँ, शिक्षक, छात्र, विद्यालय अनुशासन, पाठ्यक्रम और अंत में इसका किस तरह से इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा पर चर्चा किया, पढ़ा, समझा। अब आपसे हम यही कहेंगे कि आप यदि अभी तक हमारे ई शिक्षा यूट्यूब को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ना किया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और कमेंट में आप अपना सुझाव भी दे सकती हैं और कोई भी प्रश्न है, कोई भी जिज्ञासा है, उसे आप कमेंट में आप भेज सकते हैं। थैंक यू। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़ें।